हेलो। अच्छा, ओके। हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे। और आज हम हैं फाउंडेशन के लेक्चर नंबर 2 पर। कल और परसों लेक्चर नहीं ले पाए क्योंकि परसों नवरात्रि थी, सो घर पे पूजा वगैरह थी, और कल संडे था, सो संडे इसको नॉर्मली वी आर ऑफ। ठीक है, सो वेलकम एवरीबॉडी। आई गेस सबको मैं विजिबल हूँ, ऑडियो वीडियो ठीक है? प्लीज एक बार मुझे बताइएगा फटाफट। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, बहुत सारे लोगों ने हाय भेजा है, अब सबको तो हाय 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 हाय। ये मई 21 के लिए और नवंबर 21 के लिए लेक्चर्स है, सो डोंट वरी। सो गुड नून एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक के क्या क्या देखा उसको हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सो अभी तक हमने क्या देखा? हमने सबसे पहली चीज देखी कि भैया लॉ की हिस्ट्री क्या है। एंशियंट इजिप्ट में पहले लॉ बनाया जाता था, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे बड़ा लॉ है जो हम देखते हैं। उसके बाद में हमने सेकंड चीज देखी थी, लॉ क्यों बनाते हैं। तो हम हमेशा देखते हैं कि लॉ ये हमेशा सिचुएशन बेस्ड होता है। सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। अगर सिचुएशन सही रहेगी तो लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, पर सिचुएशन डैमेजिंग रहेगी तो हम लॉ बनाएंगे। इसके लिए मैंने आपको कई एग्जांपल दिए थे, जैसे इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। साथ में मैंने एग्जांपल दिया था आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी का, हमने एक वीडियो देखा था जो था 1983 वाला। फिर उसके बाद में हमने तीसरा लॉ देखा था, दैट इज डाउरी एक्ट 1961 वाला। और चौथा लॉ देखा था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी पोटा, जो था 2002 वाला, जो पार्लियामेंट के ऊपर हमले की वजह से बनाया गया था। ये चीज होने के बाद में हमने एक सेंटेंस लिखा था कि लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। सिचुएशन लॉ डिमांड करती है, इसलिए हम लॉ बनाते हैं, अदरवाइज हम लॉ नहीं बनाते। और फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट चीज देखी थी, लॉ 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, एंड इथिक्स। ठीक है, उसमें से सेफ्टी, बेनिफिट और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर से हमारा हो चुका था। आज हम जाने वाले थे इथिक्स के ऊपर। मैंने उस दिन आपको इथिक्स का डेफिनेशन नहीं दिखाया था, आज हम इथिक्स के ऊपर जाने वाले थे। तो बच्चों आ जाओ, शुरू करते हैं इथिक्स से। लेट्स गो।
आगे परसों का सब याद है मुझे? एक बार फैक्टर्स ऑफ लॉ कमेंट में बताइए फटाफट फटाफट सब लोग। ठीक है, कितने फैक्टर्स है जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है? चारों फैक्टर्स एक बार कमेंट में लिखिए फटाफट फटाफट। चलो डन। फटाफट फटाफट कमेंट में डालो एवरीबॉडी। देयर इज अ सेकंड लेक्चर लिखा है बेटा टाइटल में, टाइटल तो पढ़ो कम से कम। चलो बहुत बढ़िया। सो शुरू करते हैं, आ जाइए सब जन। चलो जितने भी लोग रह रहे हैं शानदार। सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एनीथिंग, सब जनों ने लिखा, बहुत बढ़िया। अब सेफ्टी मतलब हम लॉ बनाते हैं लोगों को सेफ करने के लिए। ऐसा दुनिया में कोई लॉ नहीं है जो बिना सेफ्टी के रीजन के बनाया गया होगा। देयर इज नॉट पॉसिबल कि भैया आप बिना सेफ्टी वाले रीजन के लॉ बना सको। लॉ इज नॉट पॉसिबल टू मेड विदाउट रीजन ऑफ सेफ्टी। फिर दूसरा अगर रहा तो बेनिफिट होता है, फिर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और फिर होता है एथिक्स। आज हम देख रहे हैं एथिक्स का मतलब क्या है। एनीवन कैन टेल मी इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से इथिक्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है इथिक्स? बचपन से अभी तक तो आपने बहुत सुना होगा इथिक्स, तो जरा बताइए मुझे कमेंट्स में कि इथिक्स का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से। क्या लगता है आपको इथिक्स का मतलब? बचपन से आपको घर वाले बोले होंगे इथिक्स फॉलो करो, मॉरल फॉलो करो। पहली बात तो ये बोलूं, मॉरल और इथिक्स में डिफरेंस होता है, हाँ ये भी बोल दूं। तो आपके हिसाब से इथिक्स का मतलब क्या है, जरा बताइए मुझे फटाफट फटाफट। व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय इथिक्स? सर इथिक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन सर। परंपरा, परंपरा, मेरे को मोहब्बतें मूवी याद आ गया, अमिताभ बच्चन ने कहा परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। परंपरा नहीं होती है बेटा इथिक्स मतलब। परंपरा इज डिफरेंट, ठीक है, मीन्स ओन रूल्स। उसके बाद में इथिक्स जो सही है बराबर है। उसके बाद में बेटा मैराथन होगा, जो मैराथन वाले वो बीच बीच में ना आए, मैराथन होगा उसके लिए वेट कीजिएगा, ठीक है प्लीज। एलएलपी और कंपनीज का मैराथन होगा, उसके लिए बीच में यहां पे कमेंट ना करें, ये वो जगह नहीं है जहां पे आप कमेंट करोगे, क्वेरीज नंबर के ऊपर भेजिए मैराथन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉपर वे टू डील, सही या गलत का आइडेंटिफाई करना। अब सिंपली इथिक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन, मतलब समझाने के लिए तो आसान है पर डिफाइन करने के लिए बहुत मुश्किल है इथिक्स। सो जरा इथिक्स के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इथिक्स इज, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, पार्टी की है वो जिंदगी में? पार्टी वार्टी, ठीक है, कुछ पार्टी वार्टी की है वो जिंदगी में? समथिंग पार्टी, एक डांस वांस करके। सर हमने सिर्फ गणपति डांस किया है सर, हमें एक ही डांस आता है गणपति डांस, और हमें सिंगिंग एक ही आती है, बाथरूम सिंगिंग। गणपति डांस और बाथरूम सिंगिंग हमको कभी भी कहीं पे भी करने को बोलो हम कर सकते हैं सर। बोलो हाँ या ना, यस सर नो। चलो बहुत बढ़िया सर, हमें एक ही डांस आता है गणपति डांस, लेट्स गो। अगर तुमने जिंदगी में कभी डांस या पार्टी की होगी, नहीं की होगी कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा रहा हूं, टेंशन मत लो जिंदगी के अंदर। सो मैं अभी आपको डांस पार्टी सब करवाता हूं, रुको जरा। हाँ सो हम जरा डांस पार्टी वगैरह करते। सो अगर कभी आपने पार्टी की होगी तो डांस फ्लोर के ऊपर आप चढ़ गए होंगे जिंदगी में। व्हाट इज डांस फ्लोर? तो कुछ ऐसा दिखता है, जबरदस्त लाइट डिस्चाव डिस्काव डिचक 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 डिचक, है ना। सो आप अगर कभी डांस करने के लिए जाओ तो समझो आपका कोई रिजल्ट लगा फाउंडेशन का, फाउंडेशन का रिजल्ट लगा, आप पास हो गए धड़ाल करके, आपको आ गए 70-80%। सीए में 70-80% आना बहुत बड़ी बात है। 90% वगैरह एक्सपेक्ट मत करना लाइफ में, सीए में 90-90% नहीं आते, ये सिर्फ मिथ है, ये सब पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। सीए में 90% मतलब पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, जिसको याद रखना। सो मस्त डांस पार्टी चल रही थी, आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आया, आप पास हो चुके थे। आपने बोला फाउंडेशन का रिजल्ट आया, मैं जैसा ही चाहूंगा वैसे ही नाचूंगा, खुल के नाचूंगा, इधर उधर नाचूंगा, मैं जैसा चाहूंगा वैसा नाचूंगा। सो तुमने फाउंडेशन के रिजल्ट के ऊपर मस्त पार्टी दी 10-12 लोगों को, ये तुम्हारे दोस्त है अलग अलग जो डांस करने के लिए आए, और तुम सब जन डांस फ्लोर पे चढ़ के ताकत से डांस कर रहे थे, ताकत से यार डिचक डिचक, मतलब तुम तुम्हारा गणपति डांस कर रहे थे, ये दन 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 वैसा वाला, ठीक है। सो तुम डांस कर रहे थे, और समझो जब तुम डांस कर रहे थे, इथिक्स समझ रहे हैं हम, जब तुम डांस कर रहे थे एक बंदा दूर बैठा था, ऐसा दूर बैठा था एक बंदा, और वो ना आपको गुस्से से देख रहा था, ऐसे गुस्से से देख रहा था आपको, आपके पहचान का नहीं था, आपने कभी उसको देखा नहीं था, ना ही आपके कोई रिलेशन में था।
सो आपको दूर से देख रहा था, माइट भी आपका रिलेशन में रिलेटिव हो सकता है, क्योंकि आप फाउंडेशन पास हुए तो रिलेटिव्स तो ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले, गुस्से से देखेंगे जिंदगी में। हाँ ना, रिलेटिव पता है ना कौन होते हैं, जिनको हम खीर खिलाते आने के बाद में विमल डाल के, बोलो जुबा केसरी, क्योंकि दाने दाने में केसर का दम, तो खीर में केसर क्यों डाली, विमल ही डाल दे। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ ना। सो आपका एक ऐसा कोई तो बंदा था जो आपको दूर से गुस्से से देख रहा था, बहुत गुस्से से। माइट भी आपका डांस ही ऐसा होगा। आप बोले है आज मैं फाउंडेशन पास हुआ हूं, लोग देखते रहेंगे, आई एम ए इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी टुडे, और आपने और जोर से डांस करना शुरू कर दिया। वो बंदे को और गुस्सा आया, आपने और जोर से डांस किया। फिर वो बंदा बोले ऐसे नहीं जमेगा, वो उसके चेयर से उठा। जैसे ही वो चेयर से उठा, तुम्हारी फटके हाथ में आ गई। तुमने देखा अरे बाप रे, चेयर से उठ गया। फिर उस बंदे ने एक बॉटल उठाई, तुम और फ्रस्ट्रेट हो गए, तुम्हारा डांस स्लो हो गया। फिर उसने वो बॉटल फोड़ी, तुम्हारा डांस और स्लो हुआ। और फिर वो बंदा वो फूटी हुई बॉटल लेके आंखों में अंगारे लिए तुम्हारी तरफ भागना शुरू कर दिया। तुम्हारा डांस स्लो मोशन हो गया। स्लो मोशन, लूज मोशन नहीं नालायक, स्लो मोशन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आंखों में अंगारे लिए एक बंदा तुम्हारी तरफ भाग रहा है एक फूटी हुई बॉटल लेके, मुझे बताओ रीजन पता हो या ना पता हो, अपोजिट डायरेक्शन में भागोगी नहीं भागोगी? जरूर भागोगे सर, पहले भागेंगे सर, जितने फास्ट भागते आता है भागेंगे। इसलिए तुमने भागना शुरू कर दिया। तुम्हें रीजन नहीं पता था क्यों मारने आ रहा है, पर तुमने भागना शुरू कर दिया। उसको भी रीजन नहीं पता हो तुम्हें क्यों मार रहा है। माइट भी तुमको पार्टी में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, उसको कुछ चीज मजा नहीं आ रहा, तो तुमको देख के उसको जेलसी फील हुए होंगे, बोले आदमी का मजा कम कर रहा पड़ता, इसलिए तुम्हारे पीछे भाग रहा है। वो आगे भाग रहा है, तुम पीछे भाग रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, 4-5 किलोमीटर तुम भाग लिए। फिर तुमने सोचा मैं क्यों भाग रहा हूं, इसके पीछे तो कोई लॉजिकल रीजन नहीं है मैं क्यों भाग रहा हूं, इसलिए तुम एक जगह पे रुक गए। तुमने 2 बॉटल उठाई, तुमने 2 बॉटल फोड़ी भीषम, और फिर तुम उसकी तरफ पलटे और तुमने बोला अब पहला केस, वो बंदा खुशी खुशी में तुमको एक बॉटल मार दे, उसने सिर पे फोड़ी, पेट में डाल दी। सिर पे फोड़ना, पेट में डालना मर्डर का तरीका होता है, ठीक है, देयर इज अ स्टाइल। सिर पे फोड़ा, पेट में डाल दिया, मर्डर कर दिया उसने तुम्हारा। मुझे एक बात बताओ, अगर वो बंदे ने मजे लेने के लिए तुम्हारा मर्डर कर दिया, तो ये चीज इथिकल है या अनएथिकल है? मुझे कमेंट में बताइए कि ये चीज इथिकल है या अनएथिकल है। मैं सबसे सुनना चाहूंगा, क्या इथिकल है या अनएथिकल है? उसने मजे के लिए तुम्हारा मर्डर किया है, ये इथिकल है अनएथिकल है? बताइए जरा फटाफट, फटाफट अर्जेंट में बताइए, तुरंत से भी पहले बताइए मुझे, क्या ये इथिकल है या अनएथिकल है? ऑब्वियसली अनएथिकल। देखो सब जन बोल रहे हैं अनएथिकल, इथिकल मजे के लिए। बेटा रोहन, तुमको अगर उसने मजे के लिए मारा, इथिकल है अनएथिकल? रोहन बोल रहा है इथिकल है। रोहन बेटा ऐसे मत आंसर किया करो, सच में कभी कोई मार देगा तो कुछ कर भी ना पाएंगे जिंदगी के अंदर। सो अगर कोई बंदे ने तुमको मजे के लिए मारा, ऑब्वियसली अनएथिकल हो गया, क्योंकि तुमने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था, तुम उसको पहचानते भी नहीं थे, फिर उसने तुम्हें मारा, अनएथिकल चीज है। वही मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। वही उसने तुम्हें बॉटल मारने के पहले सेल्फ डिफेंस में तुमने उसको 2 बॉटल मार दी, सिर पे फोड़ी, पेट में डाली, सिर पे फोड़ी मर्डर 1, एक बॉटल डाली मर्डर 2, दूसरी बॉटल डाली मर्डर 3, मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3, 3 पार्ट रिलीज हुए थे ना, है ना? पहला पार्ट तो देखा ही होगा सबने, नालायक लोग, कमीने, ठीक है। सो उसने सिर पे बॉटल फोड़ी और पेट में डाली, तुमने सेल्फ सिर पे बॉटल फोड़ी, पेट में डाली, सेल्फ डिफेंस में, कि भैया अगर तुम नहीं मारते तो वो तुम्हें बॉटल मार देता था। सेल्फ डिफेंस में तुमने उसको बॉटल मारी, सिर पे फोड़ी, पेट में डाल दी, मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3। मुझे बताओ, तुमने अगर सेल्फ डिफेंस में उसको मारा, इथिकल है या अनइथिकल है? बताइए मुझे जरा, इथिकल है अनइथिकल है? वो इमीडिएटली सबने जवाब देना शुरू कर दिया, इट इज इथिकल। सबने जवाब देना शुरू कर दिया, इट इज इथिकल। फर्स्ट केस अनइथिकल, सेकंड केस, फर्स्ट केस उसने बॉटल मारा इज अनइथिकल, सेकंड केस तुमने बॉटल मारा इथिकल। कि मतलब ये तो हद हो गई, ये तो हद हो गई। मतलब देखो, आप समझो, थोड़ा चीज को समझो आप थोड़ा। मर्डर की जगह सेम, मर्डर देखने वाले लोग सेम, मर्डर करने का तरीका सेम। उसने किया तो अनइथिकल हो गया, तुमने किया तो इथिकल हो गया। ये तो बड़ी भयानक बात हो गई। मतलब हम करे तो रासलीला और वो करे तो कैरेक्टर ढीला है, ऐसा है, ऐसा ही है। समझ में आ रहा है सबको? अगर उसने मजे मजे में तुम्हें बॉटल दे मारी तो वो अनइथिकल हो गया, तुमने उसको सेल्फ डिफेंस मारी, इथिकल हो गया। मुझे बताओ, ये तुम्हें समझाया किसने? इसके पहले तुम्हें कभी पता था? किसी ने तुमको बैठ के समझाया कि बेटा ऐसा ऐसा किया तो इथिकल होगा ना, ऐसा किया तो अनइथिकल होगा? ये तुमको पता है ऐसा होगा? और ये कहां से तुम्हारी सोच आई? ये तुम्हारे दिमाग से सोच आई कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो इथिकल है, ऐसा करूंगा तो अनइथिकल है। ऑब्वियस सी बात है, पहले केस में अगर तुम खुद उसको बॉटल मार नहीं जाते, पहले केस में
वो नहीं आया, तुम ही गए चले गए उसको बॉटल मारने के लिए, तो भी वो अनइथिकल होता था। तो तुम्हारे दिमाग ने सिचुएशन का एनालिसिस करके बोल दिया कि भाई उसने तुमको बॉटल मारी मजे लेने के लिए तो अनइथिकल है, पर तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको बॉटल मारी तो इथिकल है। सो इथिक्स इज नथिंग बट एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन and deciding what is right and what is wrong. Analysis of the situation, deciding what is right and what is wrong. आपको पता है इथिक्स मतलब धर्म, और भगवत गीता में लिखा हुआ है धर्मः मतिभ्यः उद्घृतः। संस्कृत में लिखा है, मैं ट्रांसलेट करता हूं तुम्हारे लिए। धर्मः मतलब धर्म मतलब इथिक्स, मतिभ्यः मतलब दिमाग, उद्घृतः मतलब जन्म लेता है। धर्म मतिभ्यः उद्घृता मतलब इथिक्स ये दिमाग से जन्म लेता है। दिमाग कहां चलता है? सिचुएशन एनालिसिस में दिमाग चलता है। तो जो चीज सिचुएशन एनालिसिस करके आपको यह समझा दे क्या सही है क्या गलत है, हम उसको इथिक्स कहते हैं। द सिचुएशनल एनालिसिस बाय अ माइंड डिसाइडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज कॉल्ड एज इथिक्स। इसमें इथिकल डायलेमा भी हो सकता है। एक इथिकल डायलेमा नाम का भी इसके अंदर प्रकार होता है, अगर आपने ठीक से देखा होगा तो। इसमें एक इथिकल डायलेमा नाम का प्रकार होता है जिसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। दो लोग लेते हैं अपन कमेंट सेक्शन में से, एक अपन लेते हैं प्रतोष करके एक बंदा है, उसको हम ले रहे हैं, और दूसरा हम ले रहे हैं नीरज। एक है प्रतोष और दूसरा है नीरज, और एक और बंदा हमको लगेगा प्रवीण, ठीक है। सो प्रतोष, नीरज और प्रवीण, ये तीन बंदे हैं समझो। लेट्स गो। तुम डिस्क में लगे होंगे, डिस्को बंद, ठीक है, डिस्को बंद। रात के 11 बज गए, डिस्को, आंटी पुलिस बुला लेगी, डिस्को बंद, ठीक है, आंटी पुलिस बुलाए, डिस्को नहीं शुरू रख सकते। सो प्रतोष, नीरज और प्रवीण, ठीक है। समझो प्रतोष, नीरज, प्रवीण तीनों बहुत सुपर फास्ट दोस्त थे, एकदम सुपर फास्ट, टोटल दोस्ताना नहीं, सॉरी दोस्ताना नहीं, सॉरी हाँ, ऐसा कुछ नहीं। सो एकदम सुपर फास्ट दोस्त थे, एकदम तगड़े, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर थे। ये एक दूसरे के नाम पे स्टोरी वोरी डालते थे, एकदम जिंदगी इसकी मस्त चल रही थी, दिल चाहता है वाली जिंदगी मिलेगा ना दोबारा वाली। तीनों मस्त दोस्त थे। लेकिन इसमें से जो प्रतोष था ना, कार्यक्रम की पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ समानता होती है तो मात्र संयोग कहा जाएगा। प्रतोष, नीरज समझ में आ रहा होगा, आएगा सबको, प्रवीण तीनों को समझ में आ रहा होगा, पात्र घटनाएं काल्पनिक, सीरियसली लेना मत। ऐसे अपन बहुत सारे एग्जांपल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इसको टेंशन लेने का नहीं। सो प्रतोष, नीरज और प्रवीण एकदम फास्ट फ्रेंड। इसमें से प्रतोष था ना, वो बड़ा खतरनाक आदमी था। उसको ना ऐसे स्टंट वेंट, एड्रेनालाइन रश चाहिए था उसको, तो उसको स्टंट वेंट करने की बहुत इच्छा थी। बहुत सारे स्टंट उसने ट्राई किए, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, वो सांडों के सामने भागना, वो जिंदगी मिलेगा ना दोबारा में है ना, वो सांडों के सामने भागते हैं, उसके बाद में डीप सी डाइविंग वगैरह, ऐसा प्रतोष बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा था। एक दिन उसको ट्राई करना था, फू मतलब सिगरेट नहीं, नालायक चरसी लोग, फू मतलब वो नहीं क्या मुंह में रॉकेल भरते हैं और फिर वो मशाल पे फू करते हैं तो ऐसी ज्वाला भड़कती है, देखा होगा तुमने, हाँ है ना, ये सुनो, भड़कती है नहीं भड़कती है, सबको पता ही होगा ऑब्वियसली। सो प्रतोष ने वो उसको स्टंट ट्राई करना था, ठीक है। और जो नीरज था, नीरज नहीं, चलो प्रवीण लेते, प्रतोष प्रवीण एक पीपी पर से शुरू होते। प्रवीण को ना स्विमिंग सीखना था, ठीक है, स्विमिंग सीखना था, तो प्रवीण किधर भी डाइव करने के लिए रेडी था। अब इन तीनों में से जो नीरज था ना, उसका एक फार्म विला था, समझो गोवा में नीरज का एक विला है, मैं नीरज के लिए गोवा में विला बना दूं, ठीक है, 2-4 करोड़ का अच्छे से। तो जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, ये ऐसे मस्त विला नीरज का गोवा में, ठीक, ऐसे मस्त गोवा में नीरज का विला, इधर ऐसे समंदर, ठीक है, ताकत से ऐसे समंदर में पानी बह रहा है, समंदर में, ठीक है, जबरदस्त तरीके से पानी है। अब हुआ क्या, ये विला किसका था? नीरज का। नीरज ने प्रतोष और प्रवीण को पार्टी के लिए बुलाया अपने विला में, ठीक है। पार्टी तीनों ने मस्त ताकत से पार्टी की, जबरदस्त पार्टी की, एकदम जोरदार, मतलब ओली सूखी सब पार्टी कर दी, गीली सूखी सब 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 एवरीथिंग पार्टी कर दी। और फिर जब इनको सब पूरी चढ़ गई तो प्रतोष बाहर निकला और प्रतोष बोले मेरे को स्टंट ट्राई करना है, इसलिए उसने माचिस की डिब्बी ली, अंदर से रॉकेल लिया, माचिस की डिब्बी में आग लगा दी, डिब्बी में मतलब लकड़ी में आग लगा दी, एक मशाल उठा ली और वो मशाल के ऊपर उसने आग लगा दी। ये आग है, हाँ, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरे को ड्राइंग में बचपन में आउट ऑफ आउट मार्क मिला करते थे, इतने पूरे मार्क्स मिलते थे। तो इसने ऐसे मस्त मशाल जला दी और मशाल के ऊपर ये फूकने वाला था, ठीक है, फूकने वाला था कि ऐसे मस्त ज्वाला निकले, ठीक है। ये प्रतोष है।
प्रत्युष कार्यक्रम की पात्र घटना है काल्पनिक, आपके साथ में अगर डिजाइन मैच नहीं हुआ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और एट द सेम टाइम प्रवीण को भी चढ़ी थी, तो प्रवीण बाहर निकला और प्रवीण जो है ना उसने समंदर में डाइव दे मारी, ठीक है, ये डाइव कर रहा है समंदर में, ठीक है। तो एक साइड है प्रवीण, प्रवीण समंदर में मस्त डाइव करने लग गया, ये डाइव करने चला गया वो, ठीक है। ये प्रवीण समंदर में डाइव कर रहा है, प्रतोष फूक मार रहा है, उसको ज्वाला भड़कानी है। इधर स्टंट गलत हो गया और आग लग गई आजू बाजू में, इसने स्टंट गलत कर दिया और सब जगह आग लग गई। और प्रवीण समंदर के अंदर गिरा और डूबने लगा, तो चिल्लाने लगा बचाओ 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 करके, जोर जोर से चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। अब बचा कौन? तो नीरज। नीरज बेचारा अकेला था, उसने देखा कि ये दोनों पी के तमाशे कर रहे हैं, दोनों के दोनों लोग पी के तमाशे कर रहे हैं, और नीरज को समझ में नहीं आया। इधर ये जल रहा था, इधर ये पानी में डूब रहा था, नीरज को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, उसको इसको बचाऊं या इसको बचाऊं, किसके पीछे भागू। नीरज गॉट कंफ्यूज्ड, ठीक है, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। अब अगर इसको बचाने के लिए आपके पास 10 से 15 ही सेकंड है, चलो 30 सेकंड है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? अब कुछ बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं, वो बोलेंगे सर प्रतोष को लेके कूदेंगे समंदर में, फिर उसमें से प्रवीण को बचा लेंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ऐसे होंगे लोग जो ये इतना खतरा है। 20-30 सेकंड है भाई बचाने के लिए, 20-30 सेकंड में एक्ट नहीं किया, अब 20-30 सेकंड में जलने वाले आदमी को तुम हाथ से पकड़ के समंदर में कूदोगे, वाह 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 नालायक लोगों। सो ऑब्वियस सी बात है कि तुम प्रतोष को लेकर नहीं कूदोगे। अब क्या करोगे तुम? प्रतोष को संभालोगे या नहीं प्रवीण को संभालोगे? अब इसमें डिसीजन लेना मुश्किल है, दो बेस्ट फ्रेंड में से किसको बचाओ, डिसीजन लेना मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि नीरज बोलेगा तो ये तेल लेने के दोनों के दोनों, मैं जा रहा घर पे, मेरे को कोई लेन देन नहीं, इतना प्रेशर मेरे से हैंडल नहीं होता है, बा मैं मां माता रहा, इन दोनों को बचा ले, मैं जा रहा। हो सकता है ऐसा कि भाई कोई बोले, पर ऐसा नीरज बोले। तो ये हो गया इथिकल डायलेमा। इथिकल डायलेमा मतलब दो अनइथिकल चीजों में से एक चीज सिलेक्ट करनी है या दो इथिकल चीजों में से एक चीज सिलेक्ट करनी है, तो आदमी जो कंफ्यूजन फेस करता है उसे कहते हैं इथिकल डायलेमा। क्लियर है? सो इथिक्स मतलब क्या, मैं चाहूंगा सब जन इसको नोट करके रखे, ठीक है, कि इथिक्स मतलब क्या। इथिक्स का बहुत सिंपल मतलब होता है बेटा, एनालिसिस ऑफ अ सिचुएशन बाय माइंड एंड डिसाइडिंग राइट और रॉन्ग थिंग इज कॉल्ड एज इथिक्स। एंड इथिकल डायलेमा कंफ्यूजन फॉर कंफ्यूजन। देखो इथिकल अनइथिकल में कभी कंफ्यूजन नहीं होता, तब तो फिक्स होता है कि भैया इथिकल करना है, क्लियर है कंसेप्ट। लेकिन कंफ्यूजन कब होता है? दो इथिकल चीजें या दो अनइथिकल चीजें, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मैं चाहूंगा सब लिखे, एक नोट डालिए, इथिक्स मीन्स, सब जन लिखेगा। थैंक यू सो मच बेटा, फैन हो लोग, मेरे भी ड्राइंग के फैन है, समझ रहे हो? वाह, मतलब मेरे को बहुत खुशी है, ड्राइंग देख रहे हो कितना प्यारा ड्राइंग निकालता हूं मैं जिंदगी में। तो लिखना इथिकल डायलेमा, सॉरी, इथिक्स मींस एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन बाय माइंड, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन बाय माइंड एंड डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एंड डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड एज इथिक्स, is called as ethics। मेरे कंप्यूटर पे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, is called as ethics। तो मैं जरा फोन में लेक्चर ओपन कर लूं, मेरे कंप्यूटर पे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, is called as ethics। तो मैं जरा फोन में लेक्चर ओपन कर लूं। चलो डन, डन, ओके, ये हो गया। फिर लिखो इथिकल डायलेमा, लिखना इथिकल डायलेमा मीन्स, इथिकल डायलेमा मीन्स, ethical dilemma means decision between two ethical things, selection between two ethical things, or between two unethical things, selection between two ethical things or two unethical things। बेसिक्स ऑफ लॉ चल रहा है बेटा, राधिका अभी तक हमने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया है, सिर्फ लॉ क्या है ये समझ रहे हैं। सिलेक्शन बिटवीन टू अनएथिकल थिंग्स इज कॉल्ड एज, पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप, फिर कंपनी और एलएलपी, इस तरीके से जाएंगे। डिसीजन बिटवीन टू एथिकल थिंग्स और टू अनएथिकल थिंग्स एंड कंफ्यूजन रिगार्डिंग द सेम, कंफ्यूजन रिगार्डिंग द सेम इज कॉल्ड एज एथिकल डायलेमा, इज कॉल्ड एज एथिकल डायलेमा। डन एवरीबॉडी? सो हमारे इथिक्स वाला भी पैरामीटर यहां खत्म हुआ। तो चार चीजें हमको लगती है
कोई भी लॉ बनाने के लिए सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूं कौन सी दो चीजें लॉ में लिखी होती है और कौन सी दो लिखने की जरूरत होती है। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा बेसिक्स ऑफ लॉ खत्म होने के बाद में बेटा। ठीक है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। कॉन्ट्रैक्ट इसके बाद में शुरू होगा बेटा, जैसे बेसिक्स ऑफ लॉ खत्म हो जाएंगे 2-3 लेक्चर के बाद। कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स आगे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। क्लास टाइमिंग 12:15 से 1:15 बजे का है। ठीक है, चलो। सो अब इसमें से ये 4 फैक्टर्स में से कौन कौन से फैक्टर्स हमको लिखने हैं और कौन से अज्यूम्ड है, ये बात को याद रखना। पहले 2 फैक्टर्स जो है ये हमको राइट डाउन करना जरूरी है हर लॉ में। राइट इन लॉ, हर लॉ में आपको ये फैक्टर्स लिखना जरूरी है। राइट इन लॉ, ये लॉ में आपको फैक्टर्स लिखना बहुत नेसेसरी है। लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड इथिक्स, ये हर लॉ में अज्यूम्ड होते हैं। अज्यूम्ड क्यों होते हैं? किसी लॉ में ऐसा नहीं लिखा जाता दिस लॉ इज वेरी इथिकल। आप हर लॉ ओपन करके देख लो, कहीं पे भी ये नहीं लिखा जाता कि दिस लॉ इज वेरी इथिकल, यू नीड टू फॉलो दिस। अगर लॉ बना है तो ये अज्यूम्ड है कि वो इथिकल है और वो खुद के कॉस्ट के ऊपर ही फॉलो करना है। ऑब्वियस सी बात है, आप जब लॉ पढ़ते हो तो ये पता होता है कि जो भी इससे बेनिफिट मिलेगा मेरे कॉस्ट पे मिलेगा। ये अज्यूम्ड है, ह्यूमन मेंटालिटी है, और ये लॉ इथिकल ही होगा क्योंकि इथिक्स फॉलो करने के लिए तो लॉ बनाया जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अब ये जो 2 फैक्टर लिखने हैं सेफ्टी और बेनिफिट, मैं इनके डिस्कशन के ऊपर जा रहा हूं। पहले तो मुझे एक बात बताइए कमेंट्स में कि आपको इथिक्स का कंटेंट समझ में आया है क्या? जो मैंने आपको इथिक्स समझाया प्रॉपर एग्जांपल से, क्या वो आपको समझ में आया है? इथिकल डायलेमा समझ में आया है क्या? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए फटाफट। सैटरडे वाला लेक्चर नहीं ले पाए बेटा, नवरात्रि थी इसलिए। थैंक यू सो मच हर्ष। ठीक है, रितिका इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए। मैंने काफी अच्छे 2 एग्जांपल्स दिए हैं, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। और हमने काफी समय दिया इसके ऊपर, 20-25 मिनट दे दिए हैं। चल, बहुत बढ़िया। ये लेक्चर यूट्यूब पे ही रहेंगे। पहले 3 डेमो लेक्चर्स तो यूट्यूब पे रहने वाले, बाद का करण सर डिसाइड करेंगे क्या करना है। थैंक यू सो मच माही, थैंक यू सो मच आरती। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब जो 2 फैक्टर, देखो 2 अज्यूम्ड है, मुझे एक बात बताओ, 2 लिखने वाले फैक्टर कौन सा है? सेफ्टी और बेनिफिट। और 2 अज्यूम्ड वाले फैक्टर कौन सा है? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स। क्लियर है कंसेप्ट? अब इसमें से सेफ्टी और बेनिफिट लिखना है तो मैं थोड़ा सा आपको एक यहां टास्क दे रहा हूं, ये बताने का कि कौन सी चीज लॉ बन सकती है और कौन सी चीज लॉ नहीं बन सकती। तो मैं कुछ 4 परम्यूटेशंस लॉ बना रहा हूं, 4 ड्राफ्ट बना रहा हूं लॉ के। समझो अभी कोई लॉ बना रहे, लॉ क्रिएट कर रहे, लिख रहे उसको। एक पहला ड्राफ्ट है, दूसरा ड्राफ्ट है, तीसरा ड्राफ्ट है, चौथा ड्राफ्ट है। आपको बोलना है कौन सी चीज लॉ बन सकती है, इज इट लॉ, ये आपको बोलना है। हमने पहला ड्राफ्ट लिखा जिसके अंदर कहीं पे भी सेफ्टी का भी जिक्र नहीं है, ना ही बेनिफिट का जिक्र है। मतलब ऐसा ड्राफ्ट बनाया जिसमें ना ही सेफ्टी बोली है ना ही बेनिफिट बोला है। मुझे बताइए क्या है लॉ बन सकता है, वेदर इट कैन बी अ लॉ। तो बेटा इसके लिए बहुत सिंपल आंसर रहेगा, हर लॉ बनाने के पीछे का सबसे बेसिक मकसद होता है सेफ्टी। बिना सेफ्टी के लॉ नहीं बन सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ये लॉ बन पाएगा? तो आंसर है नो, द फर्स्ट वन, ये लॉ नहीं बन सकता। बिकॉज प्राइम इंपॉर्टेंट वाला सबसे एसेंशियल फैक्टर क्या है? सेफ्टी, जो खुद ही एब्सेंट है। क्लियर है कंसेप्ट? दूसरा एग्जांपल, अगर सेफ्टी नहीं है पर लॉ के अंदर बेनिफिट दिया गया है, सवाल है क्या ये लॉ बन सकता है? फटाफट फटाफट कमेंट में बताइए मुझे, क्या ये लॉ बन सकता है? क्या ये लॉ बन क्रिएट हो पाएगा? तो बेटा इस केस में सेफ्टी नहीं है पर बेनिफिट है। पर मुझे बताओ ऐसा बेनिफिट क्या काम का जिसमें कोई सेफ्टी ना हो? ऐसा बेनिफिट क्या काम का जो लोगों को डैमेज करे? मतलब बेनिफिट है पर सेफ्टी नहीं है, मतलब ये तो ऐसी बात होगी कि चोरी फ्रीली अलाउ कर दिया, चोरी में लोगों को बेनिफिट मिल रहा है पर कुछ लोगों की सेफ्टी भी नहीं है, जहां से चोरी हो रही है वहां की सेफ्टी भी नहीं है। तो क्या ये लॉ बन सकता है? बहुत सही जवाब, सब जन आंसर कर रहे हैं नो नो। मेरे को बहुत पसंद आ रहा है ये चीज, शानदार, तूफान, तुम्हारे लिए तालियां, बहुत जबरदस्त। सो ये भी लॉ नहीं बन सकता, दिस कैन नॉट बी लॉ बिकॉज सेफ्टी इज प्राइम इंपॉर्टेंट। थर्ड केस सेफ्टी है, थर्ड केस में बच्चों सेफ्टी है, नंबर डाल के यस और नो कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता भी चलेगा कि कौन से केस के लिए आप कमेंट कर रहे हो। थर्ड केस में सेफ्टी है पर बेनिफिट नहीं है, थर्ड केस में सेफ्टी है पर बेनिफिट नहीं है। मुझे बताइए क्या ये लॉ क्रिएट हो सकता है? क्या ये लॉ क्रिएट हो सकता है? सेफ्टी है बट बेनिफिट नहीं है, कमेंट में फटाफट बताइए। 3 में क्या ये लॉ बन सकता है? फटाफट बताइए एवरीबॉडी, यस और नो। प्रवीण ने हाँ बोला है, सुपराज ने हाँ बोला है, रितिका ने हाँ बोला है, लक्ष्मी ने ना बोला है। लक्ष्मी ना क्यों बोला बेटा, मुझे एक बार रीजन भी बताइए साथ साथ में। इशिता ने हाँ बोला है, बाकी सब हाँ बोल रहे हैं। युवराज, अंजलि ने ना बोला है बेटा, रीजन बताइए क्यों नहीं। लोकेश्वर ने ना बोला है, क्यों नहीं बेटा। अनिल ने हाँ बोला है, अंजलि ने ना बोला है। सो क्यों नहीं? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा,
लॉ हम हमेशा सेफ्टी के लिए बनाते हैं। बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बेनिफिट इज नॉट नेसेसरी। बेनिफिट ये एडिशनल एडवांटेज है। बेनिफिट होने की जरूरत है या नहीं है, पहली चीज है सेफ्टी, वो होना चाहिए। लॉ हमेशा लोगों को सेफ रखने के लिए बनाया जाएगा, तो ये लॉ बन सकता है। दिस कैन बी लॉ, क्योंकि इसमें सेफ्टी है। बेनिफिट होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। सेफ्टी बहुत इसेंशियल है, वो होना चाहिए। सर आप कुछ भी बोलते हो, सर कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे कैसे? एग्जांपल तो ऐसे लॉ का, हमने ऐसे लॉ का एग्जांपल देखा है बेटा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, पोटा, इसके अंदर सेफ्टी दिया है, बेनिफिट कहां बोला है? किसी ने कोई बेनिफिट नहीं बोला पोटा के अंदर। कहां बेनिफिट लिखा है? ऐसा पोटा के अंदर कहीं नहीं लिखा कि इंडिया के इंडिपेंडेंट पर्सन हो तो तुम एक रिवॉल्वर लेके घूम सकते हो, और लड़की है तो AK-47 लेके घूम सकती है, और 5 ग्रेनेड की लड़की को कभी किसी ने छेड़ा तो ग्रेनेड बूम, मजा आ गया, हाँ ना, कट गया। क्लियर है आंसर? सो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी में तुम्हारे बेनिफिट के लिए कुछ नहीं लिखा कि घर पे तुम रिवॉल्वर, राइफल, RPG, AK-47 मेंटेन कर सकते हो, 5-6 रॉकेट एंड 10-15 ग्रेनेड, नहीं लिखा है। सिर्फ पोटा में क्या लिखा है? सेफ्टी, कि किसी ने टेररिज्म एक्टिविटी किया या करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको रोकेंगे। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कोई एडवांटेज नहीं लिखा है, सिर्फ सेफ्टी लिखा है कि लड़की के घर वालों को कोई दहेज देने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? डाउरी भी भोपाल गैस ट्रेजेडी, कि आगे ऐसा कोई इवेंट ना हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऐसा, इसलिए सेफ्टी है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं बोला है। क्लियर है आंसर? और अगर वो कंपेंसेशन की बात कर रहे हैं तो वो भी डैमेजेस की बात करें, कि लोग सेफ रहे, जिनके घर पे हादसा हुआ है कि लोग मर गए, उनको पैसे देके उनकी फैमिली को सेफ रखा जाए। तो लॉ में सेफ्टी हो सकता है, बेनिफिट नहीं रहा तो भी चल जाएगा, बिल्कुल अलाउड है। ये चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। आई गेस लॉजिकली समझ में आ रहा होगा एग्जांपल के साथ कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जिन जिन लोगों ने नहीं बोला था, कुशल ने नहीं बोला था, कुशल, उसके बाद में और किसने ना बोला था? अंजलि ने ना बोला था, आई गेस लक्ष्मी ने ना बोला था। तो आई गेस इन जिन लोगों ने ना बोला है, आपको अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में बता दीजिए, मुझे समझ में आ गया सर आपके एग्जांपल के साथ में। सो लॉ में क्या नेसेसरी है? सेफ्टी, बेनिफिट रहेगा भी, नहीं भी रहेगा। अब जाता है चौथे वाले पे, सेफ्टी भी है और बेनिफिट भी है, तो क्या ये लॉ बन सकता है? ऑब्वियसली ये लॉ बन सकता है सर। इसका एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट। हम जो इनकम टैक्स, देश के हम नागरिक है, हम तो इतना इनकम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे कर करके फटके आत्मा आ जाती है। तो इनकम टैक्स एक्ट की हम बात करें तो इनकम टैक्स का पहला पोर्शन इंडियन डिफेंस के लिए जाता है, सेफ्टी के लिए, और फिर दूसरा पोर्शन जाता है रोड, ब्रिजेस, डैम्स बनाने के लिए। अब रोड, ब्रिजेस, डैम्स ये सेफ्टी नहीं है, ये बेनिफिट है। क्लियर है? ये एडिशनल एडवांटेज है। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तुम्हें पीने को पानी मिलता है, ये एडवांटेज है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? सो इनकम टैक्स एक्ट इज एग्जांपल ऑफ फोर्थ लॉ। अब देखो, आप बोलोगे सर पहले 2 लॉ के एग्जांपल दो, तो पहले 2 लॉ के एग्जांपल ही नहीं, क्योंकि ये लॉ ही नहीं बन सकते। इनके एग्जांपल कहां से दूं मैं? जो लॉ है ही नहीं उसका एग्जांपल निकालू कहां से? तो जो बन सकते मैंने एग्जांपल दे दिए, पोटा और इनकम टैक्स। अब इसमें भी अगर मैं प्रेफरेंस देखो कि कौन सा लॉ बनना चाहिए, बेटर लॉ कौन सा है, तो भैया 4th नंबर का लॉ ऑलवेज बेटर है। 4th नंबर का नहीं बन सकता तो 3rd नंबर का बनाना चाहिए। पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉज पूरे इंडिया में 300-400 लॉ होंगे इंडिया में टोटल ऑल ओवर, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉ आपको लॉ 3 के कैटेगरी में ही दिखेंगे, जिसमें सिर्फ सेफ्टी लिखा होगा, बेनिफिट बहुत रेयरली। क्लियर है कंसेप्ट? तो चाहूंगा ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, और कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? कृपया मुझे बताइए जरूर, ठीक है? गो फॉर इट फास्ट। लोकेश्वर बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच। कुशल फटाफट लिख लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, मैं पढ़ाते वक्त ना लिखना, पढ़ाते वक्त आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो। मैं फाइनल लेवल तक के ही यही बोलता हूं कि जब पढ़ा रहे तो सिर्फ पढ़ना है, लिखने में मत जाना। लिखने के आप वैसे भी कौन सा समय बचा लोगे? मैंने तो मेरे ही स्पीड से पढ़ाना है और लिखने के लिए समय देना है। तो पढ़ते वक्त बेटा दिमाग में फिट कर लो, दिमाग में लिख लो। दिमाग में आप लिख लोगे तो बेटा बहुत आसान चीज हो जाएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। स्टडी बेटा, स्टडी ओनली। थैंक यू सो मच बेटा माही, थैंक यू सो मच। धवल, May 21, नवंबर 21 के लिए भूषणिया, थैंक यू सो मच। अनिल, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है मानस, एक बार लेक्चर वापस से देखिए। सुगा हमने वनडे रिवीजन में नीरज कवरअप किया है, वनडे रिवीजन के एंड में कवरअप किया है लास्ट में। सुगा 12:15 बजे से 2:15 बजे तक रहेगा बेटा अपना। चलो, थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच युवराज बेटा। ओके, सो आई गेस ये आपको समझ में आया होगा, ये सबने लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ तो लिख लो फटाफट।
पेड कोर्सेज का डिटेल बेटा vsmartacademy.com के ऊपर आपको मिलेगा, और इसके लिए आप करण सर को थोड़ा कांटेक्ट कीजिए। करण सर जब लेक्चर में आएंगे आप उनको पूछ सकते हो कहां से करना है, ही विल श्योरली टेल यू। मेरे बाद में शायद करण सर का ही लेक्चर होता है। थैंक यू सो मच अनिल बेटा दिल्ली से, थैंक यू सो मच नरेश, लव यू अनिल। चलो बहुत बढ़िया, आई गेस सबका लिखना हो गया होगा, प्रेफरेंसेस भी सबने प्रॉपरली लिखे होंगे। अब यहां पे हमारा 2 लेक्चर में से, मतलब देखो 1.5 लेक्चर टेंटेटिवली हमारा सिर्फ एक चीज के ऊपर गया है कि लॉ क्या है, क्या फैक्टर है, क्यों बनाया जाता है, एग्जाम्पल्स क्या है। मतलब देखो आप कल का लास्ट लेक्चर का 1 घंटा और आज का नियरली हाफ आवर मैं सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन कर रहा था, लॉ क्या है। अब हमने जो लॉ एक्सप्लेन किया है, मैं आपको बोलता हूं ये आपका इतना स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा कि आपको लॉ के अंदर इसके बाद कभी दिक्कत नहीं जाएगा। किसी ने भी पूछा लॉ क्या है तो आप आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे कि भाई लॉ क्यों बनाया जाता है, उसके फैक्टर्स क्या है, और फिर कौन सा फैक्टर एब्सेंट रहा तो क्या करना है, कौन से फैक्टर लिखने हैं, कौन से फैक्टर अज्यूम्ड है। बिंदास ऐसा ठोक के आ जाना, कोई भी पूछे एग्जाम में पूछे बिंदास ठोक के आ जाना, ये पूरा थ्योरी क्लियर है कंसेप्ट। सेंटेंस मैंने लिखवा के दिए है, जो जो चीजें आपको चाहिए मैंने लिखवा के दी है। अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना जरूरी है, और अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कमेंट करना प्लीज बंद कर दीजिएगा, ठीक है। मैं सभी कमेंट्स के आंसर दूंगा अभी जो है, पर फिलहाल कमेंट करना बंद कीजिए, बिकॉज हम बहुत बहुत स्ट्रांग वाले एरिया में जा रहे हैं, और वो है कि भैया इंडिया में लॉ कैसे बनाया जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया। इंडिया में लॉ कैसे बनाया जाता है, हम इस कैटेगरी में जा रहे हैं, और मैं आपको यहां पे इतना जबरदस्त नॉलेज दूंगा कि फाउंडेशन के बच्चों को ये नॉलेज कोई नहीं देता। फ्रैंकली स्पीकिंग फाउंडेशन के बच्चों को ये ओपन करके कोई नहीं दिखाता, पर मैं यहां पे कोई भी चीज करने से डरने नहीं वाला। आपके नॉलेज के लिए जो जो चीज जरूरी है वो मैं यहां पे आपको दिखाने वाला हूं। सो विल गो फॉर आवर फाउंडेशन वाला एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। फाउंडेशन के अंदर अपन बाकायदा हमारे बेसिक्स वाले चीज के ऊपर जाएंगे यहां पे बच्चों, ठीक है। आ जाइए, सब चीजें मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। चलो आ जाइए, एकदम बेसिक वाली चीजें मैंने यहां पे फाउंडेशन के लिए बना के रखी है, जो आपके बड़े काम में आएगी। इंडिया में लॉ पास करने का प्रोसेस क्या है, सो प्लीज थोड़ा अब आराम से, नो कमेंट्स, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मुझे बोर्ड पे चाहिए। ये इतना जबरदस्त टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि मैं इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया का नागरिक हूं और इंडिया में लॉ कैसे बनता है, ठीक है। आपको इसमें मैं पूरा पॉलिटिक्स घुसा के समझाऊंगा, पॉलिटिक्स लिटरली घुसा के कि कांग्रेस बीजेपी ये क्या करते हैं, कौन सा राज्य लॉ बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है, कौन से लोग लॉ बना सकते हैं, स्टेट में कौन है, सेंटर में कौन है, बहुत सारी चीजें नॉलेज में आएगी अगले आधे घंटे में। इतना नॉलेज दूंगा कि दिल खुश हो जाएगा आपका, क्या कह रहा हूं करके। सबसे पहली बात, इंडिया में लॉ कौन बनाता है। हमने देखा कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया का, जिसके अंदर 444 आर्टिकल है। ये मैंने आपको हिस्ट्री के साथ ही बोला था। ये 400, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हो, अगर आप इंडिया की टेरिटोरी में हो, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती, वो गाना था ना, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती। ये जो मेरे देश की धरती है और उसके 12 नॉटिकल माइल्स के एरिया में जो भी बंदा है, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या इंडिया में टेम्पररी रेसिडेंस के लिए भी क्यों ना आया है बाहर से, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल हो जाता है। आप बाहर के पीटर हो, पीटर, बाहर तो 2 ही नाम होते हैं ना, एक जॉन एक दूसरा पीटर, तो आप बाहर के पीटर हो, लड़की होगी तो पिटरी है, लड़का है तो पीटर, लड़की होगी तो पिटरी। आप बाहर के पीटर या पिटरी हो, इंडिया में घूमने फिरने के लिए आए हो, चारों धाम की यात्रा, तीर्थ क्षेत्र, कुल्लू मनाली, गोवा, गोवा भी तीर्थ क्षेत्र ही है, ये चीज को याद रखना। गोवा में तीर्थ सस्ता मिलता है तो गोवा इज अ तीर्थ क्षेत्र। तो बाहर से कोई पीटर या पीटरी गोवा में, अगर चारों धाम, गोवा में चारों धाम नहीं सॉरी, गोवा में घूमने के लिए आए, तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल हो जाएगा। उनको हमारे देश में रहना है, हमारे रूल के हिसाब से रहना पड़ेगा। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 444 आर्टिकल में से आर्टिकल नंबर 245 ये कहता है कि इंडिया के लिए लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। इंडिया के लिए कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का, भारत का, यू कैन से सबसे बड़ा पब्लिक लेजिस्लेचर का अथॉरिटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 245 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। फिर पार्लियामेंट ने पूछा, हमने पार्लियामेंट के बोले, जितने भी मेंबर थे 545 मेंबर्स पार्लियामेंट के, हमने उनको बोला चलो लॉ बनाओ। वो देखे हमारे तरफ, अब उसमें अलग अलग लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, कई सारे लोग बैठे हैं, पप्पू जी भी बैठे हैं वहां पे, उधर मोदी जी भी बैठे हैं, सब जन वहां पे बैठे हैं। हमने उनको बोला चलो लॉ बनाओ देश की सेफ्टी के लिए। वो बोलते हैं
मोदी जी बोलते हैं लॉ तो हम बना देंगे मित्रों, लॉ तो हम बना देंगे, पर हमें बताओ किस बात के ऊपर बनाए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बनाए। अरे बनाए नहीं बनाए, कैसे बनाए। मोदी जी पूछ पड़े कि लॉ तो हम बना देंगे, पर लॉ कौन से सब्जेक्ट पे बनाना है, ये कहां लिखा है। तो हमने फिर मोदी जी को बोला, मोदी जी 245 में आपको पावर है लॉ बनाने का, 246 में हम आपको कैटेगरीज देंगे कि आप कौन कौन से कैटेगरीज के लॉ बना सकते हो। तो मोदी जी पूछ पड़े कितने कैटेगरीज है, हमने बोला टोटल 150-200 कैटेगरी है। मोदी जी बोले 150-200 कहां लिखी है, कहां लिखी है ये कैटेगरीज। तो हमने बोला भैया आर्टिकल नंबर 246 के हिसाब से 7th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, शेड्यूल्स मतलब क्या होता है, शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल मतलब लिस्ट वगैरह देनी है, फॉर्मेट्स वगैरह देने हैं किसी लॉ में, तो हम उसको शेड्यूल्स में लिखते हैं। शेड्यूल इज, हर लॉ में शेड्यूल होता है और उसमें लिस्ट और फॉर्मेट्स ऐसे अलग अलग चीजें होती है। तो हमने 7th शेड्यूल में लिखा है कि भैया कौन सी चीजों के ऊपर आप लॉ बना सकते हो, और सब्जेक्ट्स भी लिखे हैं, सभी सब्जेक्ट लिखे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में आप लॉ बना सकते हो। तो 7th शेड्यूल में देयर आर 3 लिस्ट्स। 7th शेड्यूल में कितने लिस्ट है, 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का सिंपल मतलब होता है बच्चों, देश के लिए लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाना, इस देश के टेरिटोरी के लिए लॉ बनाना। जैसे ऐसा लॉ जो पूरे देश में एक जैसा एप्लीकेबल हो, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरी। अब जम्मू एंड कश्मीर अलग नहीं बचा, अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है। तो जम्मू कश्मीर के टॉप एंड से लेके अभी कन्याकुमारी के बॉटम एंड और अंडमान निकोबार तक के, अंडमान चोकोबार तक के, चोकोबार नहीं निकोबार तक के, जम्मू कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक जो लॉ एटस्ट्रेट्स लगेगा उसे हम कहते हैं यूनियन लॉ। फॉर एग्जाम्पल आपका कंपनीज एक्ट ऊपर से लेके नीचे तक जैसा का वैसा लगता है, ऊपर से लेके नीचे तक, किसी को कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, किसी को कोई एग्जम्पशन नहीं है, जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार कन्याकुमारी तक जैसा का वैसा, इसे हम कहते हैं यूनियन लॉ, सेंट्रल लॉ। दूसरा रहता है बच्चों स्टेट लॉ। कंपनीज एक्ट यूनियन लॉ हो गया, इनकम टैक्स एक्ट यूनियन लॉ हो गया, क्लियर है आंसर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यूनियन लॉ हो गया। उसके बाद में अगर आपने कोई लॉ और सुने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये यूनियन लॉ हो गया। फिर आता है स्टेट लॉ। व्हाट इज स्टेट लॉ, जो स्पेसिफिक स्टेट में लगता है, इस स्पेसिफिक स्टेट में लगता है। जैसे आपने सुना होगा महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, महाराष्ट्र में गुटखा खा नहीं सकते आप, खा लिए तो आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे अंदर। गुटखा इज बैन इन महाराष्ट्र, हालांकि इनफॉर्मली लोग खाते हैं। गुजरात में लिकर बैन है, गुजरात में लिकर बैन है, बोलो जुबा केसरी, लिकर नहीं सॉरी, बोलो विजय माल्या, ठीक है। सो महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुजरात में लिकर बैन है। मुझे एक बात बताओ, महाराष्ट्र में गुटखा बैन होने से क्या पूरे देश में गुटखा बैन हो गया? बिल्कुल नहीं। वो विमल की एड तो अभी भी आती रहती है टीवी के ऊपर, अजय देवगन के साथ में बोलो जुबा केसरी, ऊपर से केसर बरसता है, दाने दाने में केसर का दम। जब से वो एड देखी मैंने, मेरे दिमाग में फिट कर लिया है। घर पे रिलेटिव खाना खाने आए, रिलेटिव मतलब कौन, रिलेटिव मतलब कौन, बताओ रिलेटिव मतलब कौन। रिलेटिव की चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के लिए एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है, बताओ मुझे वो डेफिनेशन। किसी को पता होगी तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि रिलेटिव के डेफिनेशन सीए स्टूडेंट के लिए क्या है, फटाफट बताओ। एडिटर बॉय बेटा मजाक मजाक में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके सिवा आपको जिंदगी भर याद नहीं रहेगा। हंसते हंसते बनाई हुई मेमोरी लाइफ टाइम याद रहती है, अदरवाइज याद नहीं रहती। और जो कंटेंट अपन डिलीवर कर रहे हैं, आप कहीं पे भी देख लेना, एडिटर बॉय आपको ये कंटेंट नहीं मिलने वाला। फाइनल लेवल तक पढ़ा रहे हैं 10 साल से, यहां उठ के आगे मुंह लेके बोले आप सिर्फ मजाक कर रहे हो, पढ़ाते नहीं हो। जाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय। ओके, हाँ, रिलेटिव का डेफिनेशन ये है जो आपको हमेशा पूछता है बेटा किस कॉलेज से सीए कर रहा है, क्या पूछता है, किस कॉलेज से सीए कर रहा है। वी कॉल देम एज अ रिलेटिव। सो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, पर महाराष्ट्र में गुटखा बैन होने की वजह से पूरे इंडिया में गुटखा बैन नहीं है। गुजरात में लिकर बैन होने की वजह से पूरे इंडिया में लिकर बैन नहीं है। इंडिया में धड़ाल से गुटखा और लिकर चल रहा है, वो अभी यहां पे बैन नहीं है। तो एक होता है यूनियन लॉ, दूसरा होता है स्टेट लॉ। क्लियर है कंसेप्ट। यूनियन जो पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है, स्टेट लॉ जो स्पेसिफिक स्टेट को एप्लीकेबल है, बाकी और किसी को एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा होता है कॉन्करेंट लॉ। What do you exactly mean by concurrent law? Concurrent law का मतलब होता है जो यूनियन और स्टेट को बहुत स्पेसिफिक लेवल पे लगता है, बहुत स्पेसिफिक लेवल पे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जीएसटी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर नहीं नालायक, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, आपने सुना होगा 2017 में, अभी तो बज़वर्ड है जीएसटी, एकदम नई नई चीज आई है, बहुत सारे लोगों को लगती है।
सो जीएसटी 2017, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। कभी होटल में अगर आप खाना खाने जाओ तो उसमें दो टाइप के टैक्स लगते हैं, आपने देखा होगा, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, अगर आपने ठीक से देखा होगा तो। क्लियर है कंसेप्ट? तो ऐसा क्यों? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाला जीएसटी। क्लियर है कंसेप्ट? और ये दोनों जीएसटी सेंटर और स्टेट अलग अलग लगा सकते हैं। आपके होटल बिल में ऐसा भी हो सकता है कि 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी लगा और 4-5% स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी लगा। ये चीज को आपने याद रखना। ये है आपका कॉन्करेंट लॉ, जो सेंटर और स्टेट में रिस्पेक्टिवली लगता है अलग अलग तरीके से। सो सिंपली सिनॉप्सिस ऑफ द केस, ओवरऑल में कहना क्या चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में 444 आर्टिकल है, उसमें से 245 नंबर के आर्टिकल के अंदर लिखा है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, और 246 में स्पेसिफाइड कैटेगरीज में लिखा हुआ है कि भैया 7th शेड्यूल में 3 टाइप के लॉ बन सकते हैं। 7th शेड्यूल में 3 टाइप के लॉ, यूनियन लॉ, कॉन्करेंट लॉ और स्टेट लॉ। सर हम तब से देख रहे हैं, आपने सब बोल दिया, पर ये 97, 47 और 66 ये आपने नहीं बोला। तो बेटा मोदी जी ने हमसे क्या पूछा था, याद है? मोदी जी ने क्या पूछा था कि हम कौन सा सब्जेक्ट में लॉ बना सकते हैं। मोदी जी ने हमसे पूछा, बताइए कौन सा सब्जेक्ट में लॉ बनाए। तो भैया ये सब्जेक्ट के नंबर है, 97 सब्जेक्ट लिखे हैं यूनियन लॉ के अंदर, 47 सब्जेक्ट लिखे हैं कॉन्करेंट लॉ के अंदर, और 66 सब्जेक्ट लिखे हैं स्टेट लॉ में। हाथ के कंकड़ को आरसीक्यू, पढ़े लिखे को फारसी क्यू। कंटेंट बेटा, कंटेंट। आप सिर्फ कंटेंट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपके सामने लिस्ट ओपन कर रखता हूं 7th शेड्यूल की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली प्रैक्टिकल लिस्ट। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ही लिस्ट उठा के रखे हमने, ये देखिए 7th शेड्यूल आर्टिकल नंबर 246 यूनियन लिस्ट। और जो मैंने बोला था 97 टाइप के डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप लॉ बना सकते हो। पहले सब्जेक्ट डिफेंस वाले, सेफ्टी वाले, देखो सेफ्टी फर्स्ट, डिफेंस, नेवल, मिलिट्री, डिप्लॉयमेंट, डिलिमिनेशन, नेवल, मिलिट्री, आर्म फोर्सेस, एटॉमिक एनर्जी, सेंट्रल बिलो, दीज आर द सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर आप लॉ बना सकते हो, और इनके नंबर ऑफ सब्जेक्ट कहां तक जाते हैं तो 97। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, समझने में आसान होगा। हमारे सिलेबस में कंपनीज एक्ट है, आप देखो यहां पे बोला है एंट्री नंबर 43, एंट्री नंबर 44, दिस इज फॉर क्रिएशन ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब पार्लियामेंट ने यूनियन लिस्ट के एंट्री 43 और 44 से ये निकाला है कि हम कंपनीज के लिए लॉ बना सकते हैं। ये सब्जेक्ट है कंपनीज के लिए। देखो वर्डिंग्स क्या है, इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड बाइंडिंग अप ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब कंपनीज, इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बैंकिंग कंपनी का एग्जांपल एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, बैंकिंग कंपनी है, उसके लिए हम 43 एंट्री में ही बना सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एलआईसी, वो भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके लिए भी लॉ यहीं पे बना सकते हैं। 44 में रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ कॉर्पोरेशंस, ऑब्जेक्ट नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट बट इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, नॉट इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज मतलब यूनिवर्सिटीज नहीं आएगा, वो छोड़ के जितने भी पूरे इंडिया में ऑब्जेक्ट चलाने वाले कंपनीज है उसके लिए लॉ हम 44 में बना सकते हैं। तो आप कोई भी सेंट्रल लॉ देख लो, कोई भी सेंट्रल लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, उसके बाद में आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ले लो, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट ले लो, पूरे एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन कंट्रोल लॉ ले लो, आपका कॉन्ट्रैक्ट ले लो, सेल ऑफ गुड्स ले लो, पार्टनरशिप ले लो, ये सभी के सभी लॉज यूनियन लिस्ट के 97 सब्जेक्ट्स से चुने जाते हैं। देखो 97 सब्जेक्ट, 97 सब्जेक्ट दिए हैं इन्होंने, और आपका कोई भी सेंट्रल लॉ इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर फॉल होगा। यही वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका सेंट्रल लॉ फॉल होता है। सिर्फ 97 सब्जेक्ट इन यूनियन लॉ, 97 ऐसे सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप लॉ बना सकते हो। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट समझ में है? फिर आता है स्टेट लॉ। स्टेट लॉ में मैंने आपकी एंट्रीज लिखी थी 66 एंट्रीज कि आप स्पेसिफिक स्टेट, कल जाके वेस्ट बंगाल स्टेट चाहता है कि हम हमारे हिसाब से लॉ बनाएं, दिल्ली चाहता है हम हमारे स्टेट के लिए लॉ बनाएं। वैसे दिल्ली में एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है, तो दिल्ली वालों ने खुद के हिसाब से लॉ बनाने की कोशिश की, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चलेगा, जरूर चलेगा। तो यहां आप क्रिएट कर सकते हो बच्चों स्टेट लॉ। कंसेप्ट समझ में आए? और स्टेट लॉ के टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हैं बच्चों? 66 एंट्रीज जो मैंने आपको बोले थे। और फिर स्टेट और सेंटर मिलकर लॉ बनाती है, जैसे जीएसटी कि स्टेट चाहे तो कुछ रूल्स चेंज करे, सेंटर चाहे तो कुछ रूल्स चेंज करे। इसके अंदर मैंने 47 एंट्रीज लिखे थे, एंड हियर इट कम्स, टोटल 47 एंट्रीज आते हैं कॉन्करेंट लॉ में। ये कंटेंट आपको फाइनल लेवल पे भी कोई नहीं बोलेगा, कोई आपको फाइनल लेवल पे नहीं बोलेगा। दूसरी बात, जो बोल रहे कि सर आप मजाक करते हो, मेरा पढ़ाने का तरीका ही मजाकिया है। आप जब आपके लाइफ में पीछे झांक के देखोगे ना, एक सिंपल चीज बोलता हूं आज के लिए, मतलब इसके बाद ये क्वेश्चन ही ना आए, मतलब जिनको फन एलिमेंट पसंद नहीं है और पढ़ना है, मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछूंगा, पीछे आपके लाइफ में पीछे झांक के देखिए, कौन सी मेमोरीज आपको ज्यादा याद है? जरा बताइए मुझे, कौन सी मेमोरीज ज्यादा याद है? जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, या आप बहुत ज्यादा खुश थे जब आपने एंजॉय किया? कमेंट करके बताइए कौन सी मेमोरीज आपको ज्यादा पसंद है, जब आप खुश थे, जब आप प्रेशर में थे।
तो खुशी के मारे फन एलिमेंट के साथ में आप जो पढ़ोगे वो आपको ज्यादा देर याद रहेगा। दैट्स वाई पढ़ाना ही फन एलिमेंट, पर कंटेंट कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरा कंटेंट फाइनल लेवल तक के देखना, एक भी जगह पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ठीक है। ये चीज को आपने याद रखना। हमेशा आपको वही मेमोरीज अच्छी लगेगी जो एंजॉयबल और फन मोमेंट है। मैं अगर आपको प्रेशर में पढ़ाऊं, बोर करूं, फ्रस्ट्रेट करूं और तुम रो और फिर लॉ को गालियां दो, फिर मुझे गालियां दो, मैं नहीं चाहता ये। अच्छे से पढ़ो, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे पर मेमोरी ऐसी क्रिएट होगी जो कभी भूलोगे नहीं। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, 2 लेक्चर में आप समझ गए होंगे। मैं फिलहाल चाहूंगा आप इसको लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। सुप्रज, गीतांजलि, कुणाल, माही, आरती, वेदांत, वंशिका, लोकेश्वर, ध्रुव, धवल। थैंक सो मच नीरज। सुप्रजा, आई एम वेरी सॉरी सुप्रजा, मेरे नाम प्रोनाउंसिएशन काफी गलत होते हैं नॉर्मली। ये समझ में आएगा? अच्छा मुझे एक बात बताना, ये समझ में आएगा जो मैंने अभी बोला आपके कितने टाइप के लॉ होते हैं, क्या कैटेगरीज ऑफ लॉ होते हैं? ये आप फाइनल के भी बच्चों को पूछ लो ना, बच्चों तो उनको भी ये शायद पता नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आएगा, ये जरूर मुझे कमेंट में बताना। आईजीएसटी में फिलहाल आप ना जाओ बेटा। आईजीएसटी ये इंटरस्टेट के लिए नॉर्मली लगता है, ये आपको जब सीए इंटर में जाओगे रीतिका तब समझ में आएगा। आईजीएसटी एक्सप्लेन करने बैठे तो कम से कम 3-4 लेक्चर आईजीएसटी के ऊपर ही चले जाएंगे। फ्री होगा या नहीं होगा ये करंट सर डिसाइड करेंगे बेटा। मैं नौकर आदमी हूं, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, गरीब आदमी हूं। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू बेटा हेमंत। नहीं बेटा पता नहीं लोकेश्वरा, मैं एग्जाम के ऊपर नॉर्मली कमेंट नहीं करता हूँ क्योंकि उसके ऊपर कमेंट सारे करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आई नॉर्मली स्टिक टू कि बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल है और उनको अपन कहाँ हेल्प कर सकते हैं इसी चीज़ के ऊपर। बाकी के एग्जाम वगैरह के ऊपर अपन नॉर्मली कमेंट नहीं करते। अपना काम है पढ़ाना, अपन बहुत ताकत से पढ़ाएंगे। अब इंस्टीट्यूट कुछ भी एक्सटेंड करे ना करे, पढ़ना तो सबको है। तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ बेटा, उतना ही मेरे पावर में है। धवल, चलो डन, फटाफट लिखिएगा। हो गया सबका? बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू मत करो नालायको, बीएमडब्ल्यू मेरी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। वी स्मार्ट की बीएमडब्ल्यू है, मेरे को तो ऐसे दान में दे दी विशाल सर ने, ये ले ले बोले, खुश रहे बोले जिंदगी में। गरीब आदमी हूँ मैं, कहाँ बीएमडब्ल्यू वगैरह, मैंने सोचा भी नहीं मेरी जिंदगी में। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ का सिलेबस। लिखना हो गया आई गेस सबका, एवरीबॉडी? नहीं लिखना हो गया स्क्रीनशॉट निकालिए, आराम से लिखिएगा। मुझे आगे बढ़ना जरूरी है क्योंकि 1:05 हो गया है और 10 मिनट लेक्चर चलेगा, तो जल्दी चलो। अब हमारे सिलेबस में जो लॉज है वो कौन से है? पहली चीज तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये लॉज कौन से है। तो मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ यूनियन लॉज हमारे सिलेबस में आते हैं बेटा। सीए फाइनल लेवल तक के हमारे सिलेबस में सिर्फ यूनियन लॉ आएगा, बिकॉज आईसीआई इज अ सेंट्रल अथॉरिटी। आईसीआई आपको स्टेट लॉ नहीं दे सकता सिलेबस में, क्योंकि हर एक स्टेट को अलग अलग लॉ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जीएसटी आपके सिलेबस में आईसीआई उसी लेवल तक के देगा जो सेंटर में एप्लीकेबल है।
क्लियर है? सेंटर के हाथ में जितना जीएसटी है वही लेवल पे आपको सीए इंटर से जीएसटी शुरू होगा। तो मेनली आपको आपके सिलेबस में मेन यूनियन लॉज आएंगे, एक ही कॉन्करेंट लॉ आपके सिलेबस में है, वो है जीएसटी, उसमें भी उसका सेंट्रल फंक्शनिंग वाला पार्ट ही आपके सिलेबस में है। तो अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनियन लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनियन लॉ, पार्टनरशिप एक्ट यूनियन लॉ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ये भी यूनियन लॉ है, कंपनीज एक्ट भी यूनियन लॉ है। इंटर में जब जीएसटी आएगा वो कॉन्करेंट लॉ में बाइफरकेट होता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? उसमें भी कंपनीज एक्ट के सिर्फ बेसिक्स फाउंडेशन को है, सेक्शन 1 से लेके 148 सीए इंटर को है और 149 से 470 सीए फाइनल लेवल को है। तो कंपनीज एक्ट आपका बेस लॉ है। जितना बड़ा कंपनीज एक्ट का हम यहां अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे उतना ज्यादा कंपनीज एक्ट आपको राइप अप करके देगा। क्लियर है? और फिर उसके बाद में आता है बेटा आपका कि हमें कौन कौन से लॉ हमने बनाया और कौन से ब्रिटिशर्स ने दिए। अब अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया है 1775 1800 सेंचुरी से लेके 1947 तक। इस पीरियड में उन्होंने हमको 3 लॉज बना के दिए। अगर आप ठीक से देखो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाला 150 साल हो गए इस लॉ को, अभी तक के जैसा का वैसा चल रहा है। कैन यू इमेजिन? 150 साल हो गए अभी तक जैसा का वैसा चल रहा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाला ये भी ब्रिटिशर्स देखे गए अभी तक जैसा का वैसा चल रहा है। पार्टनरशिप एक्ट ये भी ब्रिटिशर्स देखे रखे अभी तक वैसा का वैसा चल रहा है। 2 ही लॉ ये हमने खुद के लिए बनाए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्सेट्रा। पोबा ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पोबा अभी है नहीं, तो यही लॉ हमने अभी पढ़ने हैं, कंपनीज एक्ट, एलएलपी। बचे हुए जो ब्रिटिशर्स ने बनाए दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप। ये एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? अब मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में। मुझे एक बार बताओ लॉ कहां बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में। एक लॉ का नाम मैं आपको यहां पे लिख के देना चाहूंगा, देख के आपको थोड़ी सी खुशी होगी। 2 मिनट के लिए सिर्फ रुक जाना बेटा, स्पैम ना कीजिए शशांक, मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, वेरी सॉरी। जो भी स्पैम करेगा आई हैव टू ब्लॉक हिम। ठीक है? यूट्यूब पे पूरा सिलेबस शशांक शायद नहीं आने वाला या आने वाला, ये करंट सर डिसाइड करेंगे। ठीक है? अब पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। जब आप स्पैम करते हो तो बच्चे, जितने भी बच्चे हैं उनका भी कॉन्सेंट्रेशन भंग होता है, मेरा भी पढ़ाते हो कॉन्सेंट्रेशन भंग होता है, तो प्लीज डोंट डू इट। ठीक है? अब मैं आपको यहां पे ये बोलना चाहूंगा, एक लॉ का मैं नाम लिखता हूं। हमने बोला पार्लियामेंट में लॉ पास होना चाहिए, तो मैं यहां पे नाम लिखता हूं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949, लेक्चर नंबर 2। मैं आज आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही सवाल दे रहा हूं। आप सीए कोर्स कर रहे हो, आप जो सीए कोर्स कर रहे हो इट इज गवर्न्ड बाय सम स्पेसिफिक लॉ। ऑब्वियसली कोई भी कोर्स ऐसे ही बाहर नहीं आता अनलेस और अनटिल इट इज रिटन इन लॉ कि इस देश में ये कोर्स चलेगा, ये कहीं लिखा होगा तो वो लॉ, वो कोर्स बनेगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1949 में लिखा है कि जो भी बंदा सीए की तीनों एग्जाम पास कर लेगा विथ आर्टिकलशिप, वो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है और ऑडिट कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है या जॉब कर सकता है। ये बोला है, ये बोला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट में, ये लॉ में बोला है। अब मुझे एक बहुत बड़ा सवाल आया, मुझे एक बहुत बड़ा सवाल आया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949 में बना, हमें फ्रीडम कब मिला बेटा? टाइमलाइन पे अगर हम देखें टाइमलाइन पे तो हमें फ्रीडम मिला 1947 में, 15 अगस्त को हमको फ्रीडम मिला। हम 15 अगस्त इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंस डे। अगर आपको याद होगा तो हम एक और डे मनाते हैं 26 जनवरी, ये भी हम एक डे मनाते हैं। कोई मुझे बोल पाएगा कमेंट सेक्शन में कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? कृपया बोल के बताएं कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, फटाफट बताइएगा सब जन। भाई सेलिब्रेट 26 जनवरी क्यों, स्कूल को छुट्टी होती थी 26 जनवरी को? एनीवन? फटाफट, कोई नहीं बताएगा कमेंट में। रिपब्लिक डे, व्हाट इज रिपब्लिक डे? क्यों, मतलब उसको रिपब्लिक डे क्यों बोला जाता है? एनीवन? यस, नीलेश ने सही आंसर दिया है और एड धड़क धाकड़ ने सही आंसर दिया है। लॉ एनफोर्समेंट लोकेश्वर ने सही, बहुत सारे लोगों को पता है, चलो बहुत बढ़िया, खुशी हुई सुन के। 26 जनवरी 1950 को हमने ये डिसीजन पास किया जो 1951 से इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। हमने ये डिसीजन पास किया 26 जनवरी 1951 को कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगेगा और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हम जो भी लॉ बनाएंगे वो इंडिया में एप्लीकेबल होना शुरू होंगे। मतलब 26 जनवरी 1950 में हमारा पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आया।
हमारा क्या एग्जिस्टेंस में आया? पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आया। देखो बहुत बड़ी विडंबना होने वाली है। सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सिवा पार्लियामेंट आ नहीं सकता। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो पार्लियामेंट बनेगा। क्लियर है कंसेप्ट? कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो पार्लियामेंट कहां से आएगा? जब भारत का संविधान ही नहीं है, ठीक है, तो भैया भारत का संसद कहां से आएगा? संविधान ही नहीं है तो संसद बन ही नहीं सकता, बिकॉज पार्लियामेंट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव। हमारे एमपीज है, जो खासदार होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और हमको वोटिंग का राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही नहीं है तो हमारे पास वोटिंग का राइट ही नहीं है, तो पार्लियामेंट कहां से आएगा? तो सिंपल सी बात है, 1947 से लेके 1950s तक के पार्लियामेंट ही नहीं था इंडिया में। पार्लियामेंट था ही नहीं। और हमने अभी अभी पढ़ा, जस्ट 2 मिनट पहले, बहुत नॉलेज वाली चीज दे रहा हूं, गौर करके सुनना, तुम्हारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। हमने अभी अभी पढ़ा कि आर्टिकल 245 और आर्टिकल 245 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। 1947 से लेके 1950 तक तो हमारे पास पार्लियामेंट था ही नहीं। देयर वाज नो पार्लियामेंट। तो मेरा एक सिंपल सवाल है, तो 1949 में जो तुम कोर्स कर रहे हो उसका लॉ जो बनाएगा 1949 में, वो किसने बनाया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं तो हम वोट ही नहीं कर सकते, वोट ही नहीं कर सकते तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं तो पार्लियामेंट ही नहीं, पार्लियामेंट ही नहीं तो 245 का पावर ही नहीं, 240 का पावर ही नहीं, तो 1949 में लॉ किसने बनाया? बताओ। क्या बात है, बहुत सारे लोगों को मालूम है। ये क्या ऑलरेडी लेक्चर देख के आए हैं नालायक लोग हैं? का ऑलरेडी लेक्चर में क्या है सब्जेक्ट? चलो बहुत बढ़िया। इस ड्यूरेशन में अंग्रेजों ने हमारे लिए काम करके गए थे, उन्होंने स्थापित किए थे प्रोविजनल असेंबली। कौन सा असेंबली स्थापित किए थे? प्रोविजनल असेंबली स्थापित किए थे। और इस प्रोविजनल असेंबली में फ्रीडम फाइटर्स बैठते थे। फ्रीडम फाइटर्स बैठते थे। क्लियर है? ये प्रोविजनल असेंबली में फ्रीडम फाइटर्स बैठे थे और उन्होंने हमारे लिए लॉ बनाए। ये हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस चीज है कि फ्रीडम फाइटर्स के हाथों से हमारा लॉ बना है, जिससे हमको पावर मिलता है। बहुत प्रेस्टिजियस चीज है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वैसे भी 1947 के बाद, आजादी के बाद तो फ्रीडम फाइटर्स को कुछ काम ही नहीं बचा था। एक्चुअली कोई काम नहीं था उनका। मेन काम तो फ्रीडम लेना था, वो तो मिल गया, तो उनको काम ही नहीं बचा था। तो हमने उनको ये बोल दिया कि हमारे लिए आप पूजनीय हो, हमारे लिए आप आदरणीय हो, आप प्लीज प्रोविजनल असेंबली में बैठिए और हमारे लिए लॉ क्रिएट कीजिए, क्योंकि तुमने देश के बेस्ट इंटरेस्ट में चीजें की है, तो अभी भी देश के बेस्ट इंटरेस्ट में तुम ही लॉ बनाइए। तो हमारे लिए बड़ी प्रेस्टिजियस चीज है कि इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया है। कंसेप्ट समझ में आया? पसंद आया तो मुझे जरूर बताइए, लाइक ठोकिए लेक्चर को। ये चीज मैं आज आपको बोलना चाहता था कि तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो और इस कोर्स की वैल्यू कितनी है, कितना वैल्यू है ये कोर्स का, ये बस मैं तुम्हें आज बताना चाहता था। आप चाहो तो इस चीज को थोड़ा सा लिख सकते हो, ठीक है? इसके लिए पहले कहां से लिखोगे आप? यहां से लिखो। ये जो आपका सिलेबस वगैरह है यहां से लिख लीजिए, फटाफट फटाफट लिखिए या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए फटाफट। इंश्योरेंस एक्ट भी फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया है, बिल्कुल जरूर। 1938 नहीं, 19 इंश्योरेंस एक्ट नहीं बनाया बेटा, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का है, वो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, वो फ्रीडम फाइटर्स ने जरूर बनाया है। इसको लिख लीजिए। पसंद आया जरूर बताइए। पूरा सिलेबस इंटर पे आएगा नहीं आएगा बेटा, करंट सर को पूछिए, मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, शायद नहीं आएगा जहां तक मेरे को पता है। मैराथन अभी अगले हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा बेटा। एग्जाम के लिए समय है, कहां टेंशन ले रहे हो आप? और 3 चैप्टर तो हो चुके हैं। यस, बैंकिंग भी इन्होंने बना था। थैंक यू सो मच गाइस। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, चाहिए तो आराम से लिखना, और दूसरा इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये भी आराम से लिखना। थैंक यू सो मच बेटा। फूडी ट्रैवलर, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, बहुत बढ़िया। सो आई होप सो कि आज आपको यह समझ में आया होगा कि कैटेगरीज ऑफ लॉ कितने होते हैं।
इथिक्स आपको आज समझ में आया होगा, इथिकल डायलेमा आपको समझ में आया होगा, कैटेगरीज ऑफ लॉ समझ में आया होगा, लॉ बनाने का पावर कहां समझ में आया होगा, एंट्री लिस्ट शेड्यूल समझ में आए होंगे, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, आपके सिलेबस में कौन से लॉज है ये समझ में आया होगा, उसमें से ब्रिटिशर्स ने किसने इतने बना के दिए ये समझ में आया होगा, साथ में हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया एक्ट है वो किस तरीके से बनाया है ये भी समझ में आया होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो आई गेस आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। क्लियर है? लेक्चर बाइंग के बारे में आशुतोष आपको करंट सर बेटर बताएंगे, मेरे बाद करंट सर का ही लेक्चर होता है, तो दे विल टेल यू, या फिर कल के लेक्चर में मैं बता दूंगा कि आप किस तरीके से लेक्चर बाय कर सकते हो। ठीक है? सो आज के लिए इतना काफी करते हैं, आज्ञा दीजिए। दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट। और पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो आप कर सकते हो जरूर कीजिए। टेक केयर, गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। जय माता दी बेटा।